नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कोयटा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मस्तूम में पिछले हफ्ते 1 से 3 जून तक दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ एक इंतहाई दुश्वार गुजार फौजी ऑपरेशन किया गया था, जिसमें पहाड़ों में कुदरती तौर पर बने गारों में दहशतगर्दों के बेस कैंप को तबाह किया गया। और मीडिया पर जारी की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि फौजी कमांडोज पहाड़ों के गारों में सीढ़ियों और रस्सियों के जरिए उतरे। आज तकरीबन 1 हफ्ते बाद ISPR ने इस 3 रोज़ा मस्तूम ऑपरेशन की तफसीलात जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन कलदम तंजीमों के 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कलदम लश्कर जंगवी से था। ये कलदम तंजीमें दाइश से मवासलाती राब्ते में हैं और दाइश को बलूचिस्तान में कदम जमाने की सहूलतें फराहम कर रही हैं। कामयाब ऑपरेशन के जरिए दाइश का बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से जो था उसे बनने से पहले तबाह कर दिया गया। ये सब कुछ मस्तूम के इन पहाड़ी गारों में हो रहा था। ऑपरेशन के दौरान 2 कुछ हमलावरों ने और 12 खतरनाक दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इस तरह से फायरिंग के तबादले में 2 अफसरान समेत 5 जवान जख्मी भी हुए हैं, जबकि गारों से IED बनाने का सामान, 50 किलोग्राम बारूदी मवाद, 3 खुदकुश जैकेट्स, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह जमा किए गए। कहा जा रहा है कि मौलाना गफूर हैदरी पर मस्तूम में हमला करने वाले दहशतगर्द भी इसी पनाहगाह से भेजे गए थे। इससे कबल ISPR की जानिब से ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात न आने की वजह से मीडिया में ये इत्तलात भी सामने आ रही थी कि ऑपरेशन कोयटा से अगवा किए गए चीनी मर्द खातून की बाजियाबी के लिए किया गया, जो चीनी जबान सिखाने के लिए पाकिस्तान आए हुए थे, जिन्हें कोयटा से अगवा किया गया था। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब अनवारुल हक काकड़ ने, जो तर्जुमान हैं हुकूमत बलूचिस्तान के। ये बताइए काकड़ साहब, ये जो कलदम लश्कर जंगवी अल-आलमी के जिन दहशतगर्दों को मारा गया है, जिसके बारे में ISPR की इत्तलात आई है, ये किन किन दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस थे, कहाँ कहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी? देखिए, ये ग्रुप तकरीबन पिछले 1-1.25 साल से बलूचिस्तान और सिंध के अतराफ में बहुत सारी कार्रवाइयों में इनका लीड रोल रहा। ये हमारे जो लॉयर्स पे अटैक हुआ था उससे भी इनडायरेक्टली ये जुड़े हुए लोग थे। जो शाहनुरानी का था उससे भी ये फैसिलिटेशन का रोल इन लोगों का और इनसे जुड़े हुए लोगों का था। ये बुनियादी तौर पर एक फ़िक्र के लोग थे और आखिरी कार्रवाई इनकी हैदी साहब पे जो अटैक था वो था। और मज़ीद 2 जो पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स इनके साथ थे उनको भी इन्होंने गालिबन कोई टारगेट दिया हुआ था। किन इलाकों के थे ये 12, 11, 13 लोग जो इसमें निशाना बने हैं? किन एरियाज से इनका ताल्लुक? ये इनके जो आइडेंटिटी का प्रोसेस है उसमें नादरा DNA का जो हमारा प्रोसेस है ये तमाम को इंगेज किया गया है और एज सुन एज जब किसी फाइनल नतीजे पे हम पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मीडिया के साथ इनकी आइडेंटिटीज को शेयर करेंगे। ये जो दाइश के हवाले से इनके राब्ते की बात हो रही है, ये किस नौयत के इनके राब्ते थे, कितना ये काम कर रहे थे, कितने जुड़े हुए थे ये मेन स्ट्रीम दाइश से? दाइश की हमेशा से ये अटेम्प्ट्स रही हैं कि वो जितनी भी मुमलिकतें हैं, जितनी भी रियासतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो, सेंट्रल एशिया की हो, ईरान की हो, उनको चैलेंज करे और अपना जो उनका एक तसव्वुर है खिलाफत का उसको उभार के सामने लाएं। इस सिलसिले में ये जो डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट यहाँ हमारे यहाँ से अफगानिस्तान पहुँच चुका था, ये उनके साथ ज़रूर एक्शन में आया है, इंटरेक्शन इनका आपस में हुआ है और दाइश की ये ख्वाहिश बड़ी डेस्परेट रही है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस को अब पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। खुशकिस्मती से हमारे यहाँ उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो सकी।
जब मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई, मकसद ये है कि जैसे उन्होंने फलूजा को ऑक्युपाई किया, मोसुल को ऑक्युपाई किया, नूरिस्तान अफगानिस्तान में ऑक्युपाई किया, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेरिटरी वो ऑक्युपाई नहीं कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो लोकल डिस्ग्रंटल ग्रुप्स थे, स्प्लिंटर ग्रुप्स थे, उनको अपने लिए एज ए फ्रेंचाइज यूज करने के ख्वाहिश का इजहार किया और इनके बीच में एक लिंकेजेस और कुर्बत हमें नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवारुल हक काकड़ हमारे साथ थे। ये भी इत्तलात गर्दिश कर रही थी जो कि सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि कोयटा से जो 2 चाइनीज सिटीजन्स अगवा किए गए, दाइश ही उसकी जिम्मेदार थी। आज दाइश ने इस हवाले से दावा किया है कि इन दोनों चीनी बाशिंदों को बकौल उसके हलाक कर दिया गया है, लेकिन किसी तरीके से भी इसकी सरकारी तौर पे आज़ादाना तस्दीक नहीं की गई है, ना हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ना हुकूमत चीन की जानिब से। इसलिए इस दावे पर यकीन करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये गलत दावा भी हो, लेकिन ये बाकायदा दाइश की जो उसकी वेबसाइट है, रजिस्टर्ड वेबसाइट साइट है, उस पर यह दावा किया गया है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जाएंगे लंदन। बरतानिया में इंतखाबात हो रहे हैं, भरपूर इंतखाबात हैं, भरपूर अंदाज से वोटिंग हो रही है, मगर हमारे अंदाज की नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, कारोबार चल रहा है, दफातर खुले हुए हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नजदाद बरतानवी इन इलेक्शंस में उम्मीदवार हैं। भरपूर हिस्सा है पाकिस्तानी नजदाद वोटर्स का भी और उम्मीदवारों का। सब कुछ आपको दिखाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। They're a government that is very strong against the weakest and very weak against the strongest, the wealthiest and the richest. Thank you. He's simply not ready to govern and not prepared to lead. बरतानिया में नई हुकूमत के क़याम के लिए आज करोड़ों वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानिया का जो आज इलेक्शन हो रहा है इस लिहाज से बहुत अहम है कि वक्त मुकर्ररा पे नहीं हो रहा, ये अर्ली इलेक्शन है जो कि कबल अज़ वक्त करा रही है बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी। वज़ीर आज़म थेरेसा मे, क्योंकि उन्हें बहुत कलीदी फैसले करने हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वो इंतज़ार नहीं करेंगी जून 2020 तक का, जबकि ये इलेक्शंस ड्यू थे। उन्होंने कहा कि मुझे नया मैंडेट चाहिए। उन्होंने नया मैंडेट हासिल करने के लिए ये इलेक्शंस कॉल किए। वक्त से तकरीबन ये 3 साल पहले ये इलेक्शन हो रहे हैं और इस वक्त बरतानिया में भरपूर अंदाज से वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारे लिहाज से सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ आज कोई आम तातील नहीं है, ना स्कूल्स बंद हैं, ना ऑफिसेज बंद हैं, बल्कि तमाम कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रहा है। वक्त निकाल के लोग जा रहे हैं, अपने वोट्स काउंट कर रहे हैं और फिर अपने मामूलात में मसरूफ हो जाते हैं। सिर्फ वही स्कूल बंद किए गए हैं जहाँ पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। इस इलेक्शन में पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी यानी दारुल अवाम के लिए 650 अराकीन मुंतखब किए जाएंगे। अक्सरी जमात के लिए कम से कम 326 सीट्स जीतना जरूरी होगा। इस वक्त असल मुकाबला है और काफ़ी सख्त मुकाबला है कंजर्वेटिव पार्टी जिसकी वज़ीर आज़म है मौजूदा वज़ीर आज़म थेरेसा मे, और लेबर पार्टी जिसके सरबराह जेरेमी कॉर्बिन हैं, जिनके दरमियान ये सख्त मुकाबला हो रहा है। पिछले हफ्ते तक कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पर वाज़ेह बरतरी हासिल थी, लेकिन हालिया दिनों में ये खलीज सुकड़ रही है और अब अंदाजों के मुताबिक कोई वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने पर बरतानिया मुनक़सिब पार्लियामेंट की तरफ भी जा सकता है। बरतानिया में ये दिलचस्प इलेक्टरल जो मरहला है, आज जिस अंदाज से वहाँ वोट डाले जा रहे हैं और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो हम आपको दिखाते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। बरतानिया में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। आखिरी आम इंतखाबात 2015 में हुए थे। अगला इलेक्शन 2020 में होना था, लेकिन पिछले साल वोटर्स ने बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकलने के हक में वोट दिया। वजीर आजम डेविड कैमरॉन बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी नहीं चाहते थे, इसलिए मुस्ताफी हो गए। I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. कंजर्वेटिव पार्टी ने उनकी जगह टीसा मे को नामजद किया। बतौर वजीर आजम टीसा मे ने पिछले साल कबल अज़ वक्त इंतखाबात को खारिज-ए-इम्कान करार दिया। So I don't think there's a need for an election. I think the next election will be in 2020. लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदला कि अगर बरतानिया के सियासी मुस्तकबिल के अहम फैसले उनकी क़यादत में होने हैं तो इसके लिए इन्हें आवाम से नया मैंडेट लेना होगा। The government should call a general election
to be held on the 8th of June. इलेक्शन मुहिम के दौरान बरतानिया में हालिया दहशतगर्द हमलों का मामला छाया रहा। मैनचेस्टर और लंदन के हमलों के बाद वजीर आजम थेरेसा मे और लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया। साथ दहशतगर्दी के हवाले से मुसलमान और पाकिस्तान कम्युनिटी के किरदार पर खासी बहस हुई। तकरीबन हर सियासी जमात ने मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। यही वजह है कि आज के इलेक्शन में 30 पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी भी इंतखाब लड़ रहे हैं, जिनमें 14 लेबर पार्टी से, 9 लिबरल डेमोक्रेट की तरफ से, 6 कंजर्वेटिव पार्टी और 1 स्कॉटिश नेशनल पार्टी की टिकट पर इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग मुकम्मल होने के फौरन बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। बाद हलकों के नताइज रात को ही आना शुरू हो जाएंगे, जबकि मुकम्मल नताइज जुम्मे की दोपहर तक मुतवक्का हैं, जिसके बाद रवायत के मुताबिक मल्का बरतानिया अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी के सरबराह को नई हुकूमत बनाने की दावत देंगी। ये अभी मरहला है। कल जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। हम आपको बता सकेंगे कि बरतानिया में आइंदा हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे एक मौजू जो कि इस वक्त वायरल हुआ है पाकिस्तान में भी, भारत में और कई मुल्कों में भी, और वो ये कि बड़ी तादाद में प्लास्टिक के चावल फ़रोख्त किए जा रहे हैं कराची से भारत तक। लोगों में काफ़ी हद तक, क्योंकि सोशल मीडिया पे बात काफ़ी आ गई है, सनसनी फैली हुई है कि उन्हें किसी सूरत में प्लास्टिक के चावल फ़रोख्त किए जा रहे हैं जो उनके लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। ये क्या प्लास्टिक के चावल है, क्या वाकई प्लास्टिक के चावल हैं, ये पूरा मामला क्या है, ये आपके सामने रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मसालों और खाने पीने की अशिया में मिलावट और मसनूई अज्जा से दूध की तैयारी की इत्तलात तो आप अक्सर देखते रहते हैं, इसमें सदाकत भी है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प खबर है जो इस वक्त बुरी तरह से हमारे पूरे खित्ते में फैल रही है। पाकिस्तान क्या भारत के अब प्लास्टिक के चावल के ये झूठे सच्चे किस्से हैं जो कराची से लेके बम्बई तक खास तौर पर सोशल मीडिया की इस वक्त जीनत बने हुए हैं, वायरल हो रही है ये खबरें। इन दिनों में भारत में प्लास्टिक के चावलों पर सख्त वावेला मचा हुआ है। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड में किरियानी की दुकानों पर और राशन शॉप्स पर खुलेआम प्लास्टिक के चावल बिक रहे हैं, ये कहना है भारतीय मीडिया का। भारत के अखबार डेक्कन क्रॉनिकल में कल शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक के चावल आलू और दीगर सब्जियों के गूदों और प्लास्टिक को मिलाकर बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी इत्तलात और वीडियोस के मुताबिक प्लास्टिक के चावलों के नकली होने का पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें पकाने के बाद उन पर एक परत जम जाती है और बर्तन के चारों तरफ चावल चिपक जाते हैं। ये चावल पकने के बाद बढ़ते नहीं हैं, ना ही उनमें पकने के दौरान मखसूस महक उठती है, जबकि इनको मसल कर देखा जाए तो ये च्युइंगम की तरह से मालूम होते हैं। प्लास्टिक के चावल पहली बार चीन में सामने आए, सोशल मीडिया कहती है, और इसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया और अब भारत में ये देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की रोज़ाना खुराक में चावल शामिल होते हैं। लेकिन बाज़ माहिरीन को प्लास्टिक के चावलों को सोशल मीडिया का शोशा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी, खासतौर पर कराची में भी बाज़ मखसूस स्टोर्स के नाम से सोशल मीडिया पर सच्ची झूठी वीडियोस चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये चावल जो है वो फला मखसूस स्टोर से ख़रीदे हैं, जिसकी सदाकत की हम किसी सूरत में तस्दीक नहीं कर सकते। ये है क्या मामला प्लास्टिक के चावलों का, इसमें कोई सदाकत भी है या नहीं, ये हम पूछते हैं। कमोडिटी अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी सुना होगा शम साहब, ये फैल रही है पूरे बड़े सगीर में खबर के प्लास्टिक के चावल बिक रहे हैं, प्लास्टिक के चावल पक रहे हैं, प्लास्टिक के चावलों ने मुसीबत कर दी है, चाइना ने प्लास्टिक के चावल ईजाद कर दिए। कितनी सच्ची झूठी है ये मामलात, क्या है इस इत्तलात की बैकग्राउंड वगैरह क्या है? देखिए, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है और इसमें जो है आप इसका खबरों का अगर बैकग्राउंड देखें तो चाइना से ये स्टार्ट हुआ है और 90s में प्लास्टिक फेक एग की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद जो 2008 के अंदर टेंटेड मिल्क की, और फिर आपका जो 2015 में प्लास्टिक राइस की मलेशिया से खबर आई, और फिर साथ ही रिसेंटली जो है सिंगापुर में 2016 में एक खबर चैनल न्यूज एशिया ने ब्रेक की कि हमने 5000 बैग जो है काउंटर फिट राइस के सीज किए हैं सिंगापुर कस्टम ने। उस खबर को लेते हुए जो सोशल मीडिया पे जो लोग
जो आपको पता है कि एक पूरी कंटेंट राइटर की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और उसने उस खबर को उठाया और काउंटरफीट का ट्रांसलेशन करके फेक किया, और उनके प्रीवियस जो नॉलेज मार्केट में लोगों के पास थी कि प्लास्टिक की कोई चीज़ है तो उसको ऐड करके इसको प्लास्टिक राइस के नाम से प्रोपगेट करना शुरू कर दिया, और ये एक तरह से वायरल की शक्ल इख्तियार कर गया। और अब जो है अब हमारे यहाँ लोकल भी एक बड़े स्टोर का नाम लिया जा रहा है, जिसमें एक कोई साहब है वो वीडियो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चावल प्लास्टिक का यहाँ पे है, और इसको वो मसल के और रॉन्ग टेस्ट करके बता रहे हैं, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। आप इसकी एक लॉजिक ये भी है कि इस वक्त पॉलीमर की जो प्राइस है वो $1150 पर मेट्रिक टन की है, और चावल की दुनिया में प्राइस जो है वो लोइस वो $380 की है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्लास्टिक के दाने से कोई चावल बनाए और उसको कंज्यूम करे। मगर ये तो ठीक है, ये बैकग्राउंड है सब, मगर आपने देखा होगा कि वीडियोस चल रही हैं कि ये चावल है वो बाकायदा उबाल रहे हैं, फिर उसमें जो भी हमने बताई कैफियत पैदा हो रही है, ये बड़ी वायरल कर रही है वीडियोज़। और इसके अलावा इससे पहले ये भी कहा गया था कि ये फ्रूट्स वगैरह पे कोई वैक्स लगाया जाता है, कोई मटेरियल लगाया जाता है, कोई इस किस्म की पॉलिशिंग वगैरह तो नहीं हो रही। बिल्कुल ये भी फेक है, और इस वक्त यह कि सोशल मीडिया जो है एक इतना पावरफुल मीडिया बन चुका है जो इस वक्त प्रिंट मीडिया से और टीवी से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सेकंड्स में खबर दुनिया भर में फैला दी जाती है, और हर शख्स चाहता है कि वो अपनी कोई चीज़ दे और वो फिर इतनी वायरल हो जाए कि उसको पॉपुलरिटी गेन करे। अब सेब का आप दिखा रहे हैं कि उसके ऊपर एक वैक्सिंग कोड की हुई है, अब उसकी वीडियो अब रिलीज़ की जा रही है कि ये एक डेंजरस चीज़ है, जबकि दुनिया भर में पेरिशेबल आइटम की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उस पर वैक्सिंग की जाती है, और वैक्सिंग के बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि उसकी पेरिशेबल जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ, वो जल्दी खराब ना हो। और वही चावल को वही आप अगर सेब की देखें तो आपने यहाँ पर हमें कंज्यूम करने का एक हमारी ईटिंग हैबिट है कि हम डायरेक्ट सेब उठाते हैं और खा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें उसको सेब को जो है छील के खाना चाहिए ताकि उसका नुकसान ना हो जो उसके ऊपर वैक्सिंग की गई है। वो वैक्स भी एडिबल मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे आप कैप्सूल खाते हैं वो भी एक चीज़ के जिलेटिन से होता है, और इसी तरह से वैक्सिंग भी जिलेटिन से है। दुनिया भर में जापान जो है सख्त तरीन FDA है, वहाँ पर भी ये वैक्सीन जो है एप्पल एक्सपोर्ट होते हैं, अमेरिका है, उसके बाद आपको देखें जर्मनी है, इन तमाम कंट्रीज में जाता है। लेकिन कंज्यूमर को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन इन सब चीज़ों को जिसका ताल्लुक ये हो कि वो 2 नंबर बन रही है, या मिसाल के तौर पे प्लास्टिक का चावल, ये इसी तरह से फ्रूट्स वगैरह के हवाले से अजीब से जो जिसमें चीज़ें नज़र आती है, चीन से क्यों जोड़ दिया जाता है कि ये प्लास्टिक का चावल जो है चीन में ईजाद हुआ है? बिल्कुल, इसकी खास वजह यह है कि चाइना दुनिया में एक तो सबसे बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और फिर वहाँ पर जो है उसके एक एग्रेसिवनेस अगर आप देखें लास्ट 2 डिकेड्स में उसने दुनिया भर की मार्केट्स को कैप्चर किया, और हर उस बड़ी मार्केट में फ्लडेड हो गए उनके प्रोडक्ट्स के। आप इंडिया ले लें, आप और ममालिक ले लें कि वहाँ उनकी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। तो लोगों ने इस फ्लडिंग को रोकने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, जो इनसिक्योर हो गए थे चाइना की एग्रेसिव मार्केटिंग से, उन्होंने भी ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा निकाला ताकि लोग इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर दें। हमारा ये होना चाहिए मुल्क में कि आपकी एक कंप्रिहेंसिव लिबर्टी हो, क्योंकि ब्लाइंडली इंपोर्ट जो पाकिस्तान में हो रही हैं उसके ऊपर भी चेक होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें जो दुनिया भर में बैन हो चुकी होती हैं या उसकी असरात आज तक हैं, वहाँ पे कंपनी रिकॉल कर लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई लिबर्टी अथॉरिटी नहीं है कि जो इसको चेक करे क्वालिटी को और फिर उसको रिलीज करे। अब पाकिस्तान में एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जो प्लांट क्वारंटाइन का डिपार्टमेंट है, उनका भी ये काम है कि ऐसी चीज़ों की फर्दर आगे बढ़ के, या वो रिसर्च अदारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको इसकी न्यूज़ देनी चाहिए। लेकिन लोगों को क्योंकि ऐसी अदारों से कोई वजाहत नहीं मिलती, तो लोग जो है फिर उसको प्रोपोगेट करते हैं और एक बिलीव कर लेते हैं एक फेक न्यूज़ का। कुरान में हमारे साथ ये भी आयत नंबर 49, कुरान की एक सूरह हुजरात है 49, उसकी आयत नंबर 6 में साफ लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कोई खबर आए तो आप उसकी तहकीक करो और उसके बाद उसको आगे बढ़ाओ। ये क्या होता है आजकल, इस किस्म की तो कोई बात होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको अच्छी बात बताएं, और एक रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में हम आपको वो काविशें दिखाते हैं जो हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं, और उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि निगलेक्टेड लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास सहूलतें नहीं हैं। इसी किस्म की एक एफर्ट हो रही है कराची में, और जहाँ पर एक तहकीक के मुताबिक 1000 के करीब बच्चे हैं जिनमें से जो कुछ जिस्मानी या जहनी माजूरी का शिकार हैं, चैलेंज्ड बच्चे हैं, खुसूसी बच्चे हैं। ऐसे बच्चों का इलाज, उनकी तालीम और तरबियत का कोई सामान नहीं होता। आजकल जदीद साइंटिफिक तरीक़ाकार इस्तेमाल करके ऐसे बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी करीब लाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह की एक एफर्ट हो रही है कराची में, जहाँ स्पेशल बच्चों के लिए एक
काम किया जा रहा है, बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। और ये होता है कराची के एक पसमानदा इलाके में, जहाँ जो कोरंगी का इलाका है, जहाँ पर एक ऐसा स्कूल चलाया जा रहा है जहाँ इन बच्चों को बिला मुआवजा रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, उनको सहूलत फराहम की जा रही है। और ये एक इदारा कर रहा है जो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है मगर शानदार काम कर रहा है, एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट इसके ये चला रहा है ये इदारा। इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी शहरियार जंजुआ ने तरतीब की। कराची के गुंजान आबाद इलाके कुरंगी में वाक़े छोटी सी इमारत में स्पेशल बच्चों का ये स्कूल इस इलाके के लोगों की खिदमत का बड़ा मरकज बना हुआ है। ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स हैं? दुआ एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कुरंगी के गरीब खानदानों में पैदा होने वाले स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत का बेड़ा गुज़िश्ता 7 सालों से उठाए हुए है, और वो भी बिला मुआवजा। स्पेशल बच्चों के स्कूल में बच्चों को आला मेयार की तरबियत फराहम की जा रही है, जिसमें बोलने और सुनने की सलाहियतों को बेदार करना, रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के उमूर की आगाही, पढ़ना, लिखना और खेल कूद के जरिए इन बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना शामिल है। कुरंगी की ही रिहायशी अफशा ने 3 साल पहले अपनी बेटी का यहाँ दाखिला कराया। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि अगर वो अपनी बेटी की बेहतरीन तरबियत चाहती हैं तो स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग उन्हें भी हासिल करनी होगी। आज अफशा इसी स्कूल में स्पेशल चिल्ड्रन इंस्ट्रक्टर के फराइज सरअंजाम दे रही हैं। मैं इसलिए मोटिवेट हुई कि इन बच्चों के साथ बहुत कम लोग काम करना चाहते हैं। एज अ मदर मैं ये समझती हूँ कि इन बच्चों के साथ काम करना चाहिए। आज मेरी बेटी है तो मुझे दर्द है, वो इन्वायरमेंट से बच्चे निकल के आए करें। इन बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये स्कूल 2 कमरों से शुरू किया गया। आज 3 मंजिला इमारत में 100 के करीब बच्चों को जदीद सहूलियात से तरबियत फराहम की जा रही है। फी बच्चा माहाना 8 से 9 हजार रुपए खर्चा आता है और यूं इदारे के सालाना अखराजात 1.5 करोड़ रुपए तक पहुँच जाते हैं। जितने मुखय्यर लोग हैं वो आए, हमारे हाथ से हाथ मिलाएं। सबसे पहला काम ये करें, आके देखें, फिर इसको जितना बड़ा होना चाहिए, स्काई इज़ द लिमिट। हम तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो इस एरिया में है वो घर में ना रहे, स्कूल में आए तालीम, चाहे वो स्पेशल हो या नॉन स्पेशल, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है। डॉक्टर जमाल आरा का कहना है कि हमारे मुआशरे में जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों को छुपा कर रखा जाता है। ऐसे बच्चों को सामने लाकर उनकी सलाहियतों को निखारने की जरूरत है, जिसके लिए स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल्स की तादाद में इजाफा नागुज़ीर है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पनामा केस के फैसले के नतीजे में मनने वाली JIT की प्रोसीडिंग्स जारी हैं और आज इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के छोटे साहबजादे हसन नवाज शरीफ इसमें दूसरी बार पेश हुए और तकरीबन 6 घंटे तक वो JIT में सवालों के जवाब देते रहे। तकरीबन 6 घंटे उन्होंने जुडिशल एकेडमी में गुजारे। जैसे जैसे JIT की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही है, इस हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के JIT के अरकान पर एतराज़ात का दायरा वसी होता जा रहा है। जब से JIT बनी है उस वक्त से लेकर अब तक की सूरत हाल में हम देखते हैं तो लगता है कि सूरत हाल यकसर बदल गई है। जब JIT का फैसला हुआ था, पनामा केस सामने आया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस पर एतराज़ात नहीं थे, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, इस पर तनकीद नहीं हुई थी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JIT को कड़ी तनकीद का निशाना बनाती थी, सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, तकरीबन इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसको यकीन नहीं था कि इससे कोई मज़बूत नतीजा सामने आएगा। कुछ यही कैफियत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वो इस JIT के बनाने के फैसले से लेके इसकी साख्त, इसकी शनाख्त तक को मानने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है, आज भी कमोबेश वो उसी पे कायम है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी पोजीशन बदल रही है। वो JIT के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, JIT पे तनकीद नहीं करती, JIT पे किसी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार नहीं करती। लेकिन
अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को JIT के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और इस सिलसिले का आगाज़ हुआ है। JIT के लिए जिस तरह से 2 ख़ास तौर पे ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया, व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम कॉल, लैंडलाइन कॉल की गई, कहा यह गया कि स्पेशल बेंच बनने से पहले इनकी शनाख्त हुई, इनका सिलेक्शन हो गया। फिर इसी हवाले से जो मुख्तलिफ दूसरी डेवलपमेंट सामने आई हैं उस पर एतराज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं और अब उसमें हिद्दत भी आ रही है और शिद्दत भी आ रही है। आज जब हसन नवाज शरीफ जुडिशल एकेडमी पहुंचे, इस मौके पर मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब आसिफ किरमानी ने मीडिया से बात की और सवाल उठाया कि क्या JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म है, आखिर सनसनी क्यों फैला रहे हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक वो तस्वीर जो हुसैन नवाज शरीफ साहब की जारी की गई वो वेटिंग एरिया की तस्वीर नहीं थी, वो तस्वीर इंटेरोगेशन रूम की है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि इंटेरोगेशन रूम के अंदर की तस्वीर जो है वो बाहर कैसे आई? ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है कि सनसनी फैलाई जा रही है? मुझे, हमारी जमात को, नवाज शरीफ के करोड़हा चाहने वालों को ये उम्मीद है कि अदालत उज़्मा JIT से इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करवाएगी। और अब लग ये रहा है कि बात तहफ़्फ़ुज़ात से आगे बढ़ के शदीद एतराज़ात की जानिब बढ़ रही है। वो कि इससे पहले ये ख्याल नहीं किया जा रहा था, लेकिन ये बातें सरगोशियों में आहिस्ता आहिस्ता की जाती थी, लेकिन अब ये बाआवाज़ ये बात की जा रही है, बुलंद आवाज़ में बात की जा रही है कि मुतनाज़ा JIT इसी अंदाज से काम करती रहेगी तो इसकी रिपोर्ट को तस्लीम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। JIT की रिपोर्ट को ना माना जाएगा या इस JIT को कैसे इसमें काम इसके साथ चला जाए, इस हवाले से आज काफ़ी बुलंद आवाज़ में बात की है राना सनाउल्लाह खान ने। ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, यानी शरीफ फैमिली का एहतसाब जो है ये दुनिया का अनोखा एहतसाब है कि उन्हीं से कहा जा रहा है कि अपने खिलाफ जो है वो सबूत लेके आओ। ना उसका तरीक़ाकार दुरुस्त है, ना उसका जो है वो उसके मुताल्लिक़ जो सवालात उठ रहे हैं, ना उनका कोई जवाब देने को तैयार है। तो ऐसी सूरत हाल में ये चीज़ जो मुतनाज़ा की जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी साजिश है। ये JIT अगर इस माहौल में काम करेगी कि उसके ऊपर जो है वो सवाल उठते चले जाएंगे तो फिर उसकी रिपोर्ट जो है उसको कौन बिलीव करेगा? अगर इन चीज़ों का जवाब नहीं दिया गया तो फिर मैं समझता हूँ कि JIT की रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक एट लार्ज लेवल पे जो है वो तस्लीम किया जाना जो है वो इंतहाई मुश्किल होगा और इसके रिपरकशन जो है वो मुनासिब नहीं होंगे। और अब इस हवाले से एतराज़ात भी वसी होते जा रहे हैं और उसमें बहुत सीरियस एतराज़ात सामने आ रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात की बात है, इसमें कुछ सियासत की भी बात है, लेकिन कल इस सिलसिले में बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान ने एक अहम बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आमिर अजीज़ और बिलाल रसूल की शमूलियत को तो चैलेंज हम कर चुके हैं, अब हम वजाहत चाहते हैं कि किन बुनियादों पर ISI और MI के अराकीन को JIT का हिस्सा बनाया गया। जानना चाहते हैं कि ऐसे मामलात में ISI और MI के मेंबरान की महारत क्या है। ये पहली बार है कि हुकूमत की जानिब से एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। इस जानिब इससे पहले तवज्जो नहीं दिलाई गई थी, जिसमें बतौर ख़ास कहा गया है कि हम ये जानना चाहेंगे, हो सकता है इस सिलसिले में बाकायदा कोई दरख्वास्त दी जाए कि ISI और MI के मेंबर्स को इस JIT में क्यों शामिल किया गया है। हुकूमत पंजाब ने यह भी कहा है कि JIT का क़याम ज़ाब्ता दीवानी 184 के तहत हुआ है, लेकिन JIT अपने कानूनी मैंडेट से तजावुज़ कर रही है। कानून के तहत JIT सिर्फ तहकीक़ात कर सकती है, मगर JIT मुजरिमाना तफ्तीश कर रही है। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान ने ये भी कहा है कि क्या शरीफ ख़ानदान के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई गई है जिसके तहत JIT मुजरिमाना तहकीक़ात कर रही है। इसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने यह भी कहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की फ़ोन कॉल्स, आमिर अजीज़ और बिलाल रसूल की शमूलियत, हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना और JIT में शामिल ISI और MI के मेंबर्स की इंक्वायरी उमूर में महारत के सवालात ऐसी वजूहात हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून JIT के खिलाफ एहतजाज का आगाज भी कर सकती है।
यह है सबसे सीरियस बात जो इस JIT के हवाले से सामने आई है, और ये हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है जो उनके तर्जुमान ने जिसको बाकायदा मुश्तहिर किया है, और ये बताता है कि इस वक्त मूड कितना ख़राब हो रहा है JIT के हवाले से। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है, लेकिन जिस वक्त JIT के क़याम का फैसला हुआ था, गोया कि पनामा केस का फैसला आया था, इस JIT पर किसी किस्म का कोई एतबार करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ तैयार नहीं थी, जिसमें पीपल्स पार्टी आगे थी। सुप्रीम कोर्ट जो न कर सकी, वो क्या PM के मुतहद उनके नीचे 19 ग्रेड के अफसर लगे हुए हैं, वो क्या वो फैसला करेंगे? क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे? JIT बनाना नवाज शरीफ को राय फरार देना के मुतरादिफ है। 19 ग्रेड के ऑफिसर के उनको कहते हैं कि जी तुम अपने मालिक की जिससे तनख्वाह लेते हो उनकी इन्वेस्टिगेशन करो। अवाम को धोखा दिया गया है, अवाम को बेवकूफ बनाया गया है और अवाम के साथ एक बहुत सख्त मजाक किया जाए। सबॉर्डिनेट क्या पूछेंगे? अब JIT बनेगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA के तहत, वो तो निसार अली के मातहत है। ISI के साथ ताल्लुक इनका खानदानी है। हम इस JIT को नहीं मानते, JIT को मुस्तरद करते हैं। अगर आपने पीपल्स पार्टी के ये नुक्ता नज़र देखा तो ये उससे कहीं ज़्यादा सख्त है जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नज़र है। कैटेगोरिकली पीपल्स पार्टी JIT को रिजेक्ट कर चुकी थी और वजूहात बता चुकी थी कि क्या मामला था। ऐसे पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, PTI को भी शदीद एतराज़ था और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, खुद इसकी तर्जुमानी जनाब इमरान खान कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आज फिर कहा है कि जो नैब है वो फेल हो गई, और जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे हैं जिनका काम था कि शुरू में इन्वेस्टिगेट करते जब ये पनामा के इंकशाफात हुए हैं, वो तो इदारे फिर भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे रहेंगे अगर ये 60 दिनों में, स्वाय जो 2 फौज के इदारे हैं जो उन्होंने मेरे ख्याल में ISI और MI को कहा है, उसके अलावा तो सारे इदारे फिर नवाज शरीफ के नीचे रहेंगे। तो कैसे वो इन्वेस्टिगेशन सही तरह करेंगे? ना इन्वेस्टिगेशन सही तरह आप होने देंगे क्योंकि आपकी तो सियासी मौत और आपके पैसे का जो आपकी करप्शन का पैसा है, आपको तो उसका खतरा होगा, तो आपने तो उनको काम करने नहीं देना। हम इसके ऊपर मीटिंग करेंगे कि JIT के ऊपर हमने अदालत में क्या फिर से जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही कहा हुआ है कि इदारे मफलूज हैं, तो वो कैसे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे? ये इदारे जो कि पहले ही फेल हो चुके हैं, क्या अब ये JIT के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसको पकड़ेंगे? अगर ये JIT नवाज शरीफ के नीचे बननी है, इसकी कोई फायदा नहीं है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपने देखा पीपल्स पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ, पीपल्स पार्टी JIT को किस तरह से मुस्तरद कर रही है, कैसे उसकी स्लाइसिंग कर रही है, कैसे इमरान खान साहब JIT को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सूरत हाल बदली है, 1 महीने के अंदर बिल्कुल यकसर सूरत हाल बदल गई है। आज इमरान खान साहब कहते हैं कि वो JIT का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे क्योंकि JIT सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है और इसके सामने इसके खिलाफ कोई भी अगर बयान होगा, कोई एक्टिविटी होगी, तो वो इसके तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे आएंगे। JIT के तहफ़्फ़ुज़ का अलम उठा लिया है अब PTI ने। जिस तरह JIT के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मैं वैसे हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे इंशाल्लाह। को कोशिश है हमारी, हम वकीलों से बातचीत कर रहे हैं कि इनके मुंह बंद किए जाएं जो ये अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं JIT को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, मुतनाज़ा करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है कि शरीफ फिर बच जाएं। और अब जब पता चला कि JIT वाकई तलाशी लेना शुरू किया और इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने, तो अब पूरे हमले हो रहे हैं JIT के ऊपर। जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं JIT के खिलाफ, और पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई कि वो तस्वीर निकलाई, वो हुसैन शरीफ एक कुर्सी पे बैठा है, पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई क्योंकि वो कोई ऊपर से उतरा हुआ कोई शहजादा आया है जिसकी पता नहीं तौहीन हो गई है। लेकिन ये JIT पे जो अल्फाज थे, जो उसके बारे में रिमार्क्स थे, वो शुरू में जैसे कि हमने सुना है, ये तो कुछ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा, जो कि इससे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ पूरी कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, PTI भी कर चुकी है, खुद इमरान खान साहब भी इस JIT के बारे में जो राय रखते थे वो सबके सामने हैं। मगर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद एतराज़ात हैं, एहतजाज तक की बात की जा रही है। इसके लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान मोहतरम डॉक्टर मुसद्दक़ मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये JIT पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, कोई एतराज़ नहीं था,
था तो हिज़्ब इख्तिलाफ को था, पीपल्स पार्टी को था, PTI को था, खान साहब को था, सबको था। लेकिन अब सारे एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम जो तनकीदें हैं वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में आ गई है। कैसे रंग बदल गया है? बहुत शुक्रिया जी। रंग तो वाकई बदल गया। आपको याद होगा कि जिस दिन JIT की फॉर्मेशन हुई है उस दिन हम मिठाइयाँ बांट रहे थे, और हम मिठाइयाँ इस वजह से बांट रहे थे कि हम इंसाफ की तलाश में सरगर्दा थे। आपको मालूम है कि जब से ये पैनामा की बात शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर ने 7 मुख्तलिफ औकात पे ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जमाली साहब ने जब कहा तो तब भी हमने कहा कि खुदारा इसकी इन्वेस्टिगेशन कर दें, मगर वो नया बेंच की तरफ इसको बॉल को रोल करके चले गए। तो जब नए बेंच ने भी रोज़ उसकी समाअत करने के बाद आखिर में ये कहा कि आप इसकी तफ्तीश शुरू करें, तो हमने तो मिठाई बांटनी थी, हमारा हक था, हमने मिठाई खाई भी, हमने मिठाई बांटी भी, लेकिन हमारा नुक्ता नज़र ये था कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें भी इंसाफ मिलेगा, और आवाम के सामने भी जो चीज़ है वो शफाफ तरीके से सामने आएगी। मगर अगर तरीक़ाकार जो है वो शफाफ ना हो, अगर उसके अंदर तासुब आ जाए, अगर उसके अंदर जानिबदारी जो है और शक व शुबा का बादल छा जाए अगर तफ्तीश के ऊपर, तो आप बताएं फिर उसके ऊपर अगर मोतरज़ ना हो तो ना क्या करें। आपको मालूम है कि सबसे पहले जब ये JIT बनी है तो 2 अशखास ऐसे थे जिनके पुराने ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन थी, बड़ी शदीद रिजर्वेशन थी, लेकिन हमने वो नुक्ता नहीं उठाया। इस वजह से नहीं उठाया कि हर शख्स का ये हक है कि वो अपना कोई ना कोई सियासी ताल्लुक़ रखे, लेकिन अगर वो ताल्लुक आपके रवैये पे नहीं असरअंदाज होता तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। बेशक आपकी बेगम साहिबा क्यों ना PTI की या PMLQ की मेंबर हों, लेकिन जब रवैयों के जरिए जब ये साबित होना शुरू हो गया, जब आपने उन लोगों से जिनसे आप तफ्तीश कर रहे थे, जिनसे आपने सवालात पूछने थे, जब आपने उनको ये कहा कि तुम अपना एफिडेविट वापस ले लो वरना हम तुम्हें 10 या 16 साल के लिए जेल में डाल देंगे, जब आपने ये तारिक शफी साहब के साथ हुआ, जब आपने एक और शख्स को ये कहा कि अगर तुमने वजीर आजम के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम थ्रेटन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप मुझे ज़्यादा मजबूर करेंगे तो मैं नीचे लिख दूंगा कि आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप ये तमाम हरकत करते रहें, अगर आप लोगों को धौंस धांधली के ज़रिए, इन्फ्लुएंस के ज़रिए, इंटिमिडेशन के ज़रिए उनसे बयान एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है नंबर 1 कि तफ्तीश जो है उसके अंदर जानिबदाराना रवैया है, उसके अंदर तासुब है, और दूसरा ये कि आपको कोई शहादत नहीं मिल रही। आप हुकूमत का नुक्ता नजर देखें कि वज़ीर आज़म साहब ये चीजें तो कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन लग ये रहा है कि अब इसमें इजाफा हो रहा है, नए एलिमेंट सामने आ रहे हैं। जैसे हुकूमत पंजाब की जानिब से अब ये बात की जा रही है कि हम वजाहत चाहते हैं कि JIT में ISI और MI के मेंबर्स को क्यों उनको हिस्सा बनाया गया है, उनकी क्या एक्सपर्टीज है। ये एक बिल्कुल नया एलिमेंट है जो सामने आया है। देखिए इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि को जो दी गई, अगर वजीर होता ऐसा ताउन ना करने का या कंसर्न होता, या वो मुतलाशी इंसाफ के ना होते अपने खान
क्यों इस JIT को देते? मगर इन तमाम ताकतों के बावजूद अगर आपके पास नैब की भी ताकत है, अगर आपके पास ये भी ताकत है कि आप किसी और मुल्क में जाके जो मर्जी उनसे पाकिस्तान की रियासत के बिहाफ पे डिमांड कर सकें, फिर भी अगर आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब निकलता है, और वो ये कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि डरा धमका के लोगों से अंगूठे लगवा लें ताकि किसी ना किसी तरीके से विच हंट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इंतहाई ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ हासिल करें। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर आरिफ अलवी होंगे। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। ईद की एक्साइटमेंट शुरू ही सर्विस पहनकर होती है, क्योंकि सिर्फ सर्विस में मिले ईद की सबसे बड़ी और एक्साइटिंग कलेक्शन। तो फिर आप भी आएं और मनाएं सर्विस वाली ईद। सर्विस चूज फॉर एवरीवन। पंजाब के दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात तक रसाई में एक बड़ी रुकावट उन तक न पहुंच पाना था। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में पेशेंट ट्रांसफर सर्विस का बाकायदा आगाज। 500 से जायद एम्बुलेंस गाड़ियाँ जदीद तरीन इब्तदाई तिब्बी सहूलियात से आरास्ता आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे बिला तात्तुल और बिला मुआवजा दस्तियाब होंगी, जिसका मकसद मरीजों की अस्पताल तक बरवक्त रसाई 016 कसूर से पेशेंट लेके आ रही है और बवक्त जरूरत दूसरे शहर के अस्पताल मुंतकिल करके कीमती जानों का बचाव है। मैं फतेहपुर का रहने वाला, अचानक मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई, उतों के डॉक्टर आख्या जी बड़े शहर च लै जाओ, गवर्नमेंट की एम्बुलेंस ने साड़ी मदद की। 24 घंटे बिला तात्तुल और बिला मुआवजा दस्तियाब। पंजाब इमरजेंसी सर्विस, हुकूमत पंजाब। मेरी ख्वाहिश थी कि शाम की चाय सब घर वाले साथ पिए, मगर सारे इधर उधर मसरूफ हो जाते। फिर मैं ले आई नए मजे वाला तरंग। शाम होते ही सारे पूछते हैं चाय कब मिलेगी। मुल्क भर में पहले इंडस अस्पताल के नेटवर्क से गुज़श्ता साल हुआ 17 लाख से जायद मरीजों का 100% मुफ्त इलाज। ज़कात और अतियात के लिए कॉल करें 021 111 111 880। मैं इस पुल के नीचे इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग नहीं है, पर किसी को पढ़ाने के लिए इन सब की जरूरत भी नहीं होती। जरूरत होती है मेहनत की, अच्छे कल की चाहत की। इस रमजान बनो अच्छाई की मिसाल, क्योंकि अच्छे कल की उम्मीद तुम ही तो हो। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमारी बात हो रही थी JIT के हवाले से। JIT पर क्या राय थी जब JIT बनी थी। पनामा केस के फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शदीद राय थी, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया था, JIT को हर लिहाज से तनकीद का निशाना बनाया था। इसी किस्म के शदीद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब इमरान खान के, वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हमने आपसे शेयर किए। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो ख़यालात थे, वो यकसर बदल गए हैं। अब वो JIT की हिमायत में सामने आ रही है। JIT के हवाले से उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको कि इस प्रोसेस पे कोई शक नहीं था, वो अब शदीद एतराज़ात कर रही है, JIT पे कर रही है, JIT के हवाले से कर रही है, इसके मेम्बरान के हवाले से, सलाह इसकी प्रोसीजर्स के हवाले से। और इस वक्त शदीद दबाव में है JIT इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई पोजीशन JIT के हवाले से, और हमने कहा था आपसे, क्योंकि हमारी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से बात हुई थी कि हम PTI का मौक़िफ़ हासिल करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब के बड़ा वक्त तेज़ी से बदला है। यही JIT थी, यही जब इसका ऐलान हुआ था आप लोगों के बड़े कड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई इसमें कोई इससे कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अब आपको लगता है कि भरपूर कॉन्फिडेंस आ गया है, तमाम वो जो आपके खदशात थे वो दूर हो गए हैं। अब आप JIT की बड़ी शदीद हिमायत कर रहे हैं और आपके तमाम जो रिजर्वेशन है वो अब दूर हो गए हैं ना अब आपके। समझता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो प्रोसेस के एतबार से थे। मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा ये कहा, बल्कि हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब फेल हो चुकी है, FBI ने तहकीकात ने
की, स्टेट बैंक ने नहीं की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की। और मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब ये इशू रेज किया था तब भी इन लोगों ने आकर यही कहा था कि जी हमें अहकामात नहीं है और हम मजबूर हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो सुप्रीम कोर्ट को भी थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसेस बनाया। हमारा कहना ये था कि मामला ओपन रखो, मामला पब्लिक में ओपन रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो तो ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो JIT तहकीकात नहीं करेगी क्योंकि उन्हीं इदारों के लोग यहाँ पर हैं। अब ISI का एक आदमी है, अब MI का एक आदमी है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया के अंदर भी पनामा के हवाले से जो तहकीकात हुई और जजेस ने अपने कमेंट्स के अंदर, अपने वर्डिक्ट के अंदर ये बात डाली है, रेफरेंस दिया है इंडिया के अंदर के रॉ भी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। तो हम समझते हैं कि वो मुनासिब था। दूसरे सिक्योरिटीज एक्सचेंज कॉरपोरेशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को खुद चुना, तो लिहाजा वो जो बायस था जो इन अदारों के जो चीफ हैं वो कर सकते थे, वो बायस भी नहीं रहा। बजा डॉक्टर साहब, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं ये लूँ आपकी जानिब से कि अब मुस्लिम लीग नून को जो एतराज़ हो ना हो, PTI समझती है कि ना PTI को JIT की कॉम्पिटेंस पे कोई एतराज़ है, ना इसकी इंडिपेंडेंस पे कोई एतराज़ है, ना इसकी ऑब्जेक्टिविटी पे एतराज़ है। अब PTI का फुल कॉन्फिडेंस है JIT पे। देखिए, JIT के मेंबर्स की कॉम्पिटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैं उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से बोलूं। मैंने तो सिर्फ एतराज़ात सुने, मैंने तो एक रिपोर्ट का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। मुझे तो अभी ये कुछ नहीं मालूम कि इनकी कॉम्पिटेंस क्या है। मैं ट्रस्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने ऐसे मेंबरान को चुना होगा, देखा होगा जो फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर, वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर कॉम्पिटेंस अख्तियार करते होंगे और रखते होंगे। मेरा कॉन्फिडेंस तो जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का एक लफ्ज़ मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो इन लोगों के सिर्फ एतराज़ात पर बयानात दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि इनके एतराज़ात गलत हैं। और मैं ये जानता था पहले भी JIT बनने से पहले कि जो इनके पास सबूत नहीं है और कतरी खत गायब होने के बाद तो बहुत बड़ा क्राइसिस है इनके लिए। जजेस ने बार बार कहा है कि कतरी खत अगर निकल गया तो इनके ये तो धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। मुझे सिर्फ ये ऑन रिकॉर्ड ये बता दीजिए कि अब JIT के बारे में खास साहब कह रहे हैं कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है, ये अच्छा काम कर रही है, ये सब कुछ कर रही है। क्या मैं अब ये असूम करूंगा अब ये JIT जो रिपोर्ट देगी उस पर आपका कॉन्फिडेंस होगा, आप उसको मान लेंगे? मैं कहता हूं इम्कान ही नहीं है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो इट विल बी ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा कि क्यों आई है। रिपोर्ट के अंदर कोई मवाद होगा, हम कन्विंस होंगे तो जरूर यकीनन फैसला करेंगे। भाई साहब, हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलेंगे, बट रिपोर्ट तो आने दें। आप हाइपोथेटिकली मुझसे जवाब ले लें, मैं तो कन्विंस्ड हूं कि ये गए, इनके पास कुछ है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के अपने बयानात, अपने जजमेंट के एतबार से गए, क्योंकि इन सवालों का अगर मनी ट्रेल ये फराहम नहीं कर सकते तो देयर गॉन एंटिटी। कतरी खत के अंदर अगर कतरी का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता तो सारे जजेस ये कह चुके हैं, जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर ये ही कैन नॉट कम फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपका सारा बेसिस ही खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी। अपनी राय दे रहे थे JIT की करंट स्टेटस के हवाले से। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ गए हैं पाकिस्तान और भारत एक साथ शंघाई ताउन तंजीम SCO शंघाई कोऑपरेशन जो की तंजीम है, इसके मेंबर्स बन रहे हैं। और इस हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि ये तंजीम एंटी टेररिज्म के हवाले से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करती है और इसमें अब ये इत्तलात आई हैं कि जो अगली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी उसे भारत और पाकिस्तान भी ज्वाइन करेंगी। गोया के पाकिस्तान और भारत की अफवाज के हिस्से मिल के किसी इंसदाद दहशतगर्दी की एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। जॉइंट है, ये शायद एक तारीखी बात होगी। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमारी बात हो रही थी JIT के हवाले से। JIT पर क्या राय थी जब JIT बनी थी। पनामा केस के फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शदीद राय थी, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया था, JIT को हर लिहाज से तनकीद का निशाना बनाया था। इसी किस्म के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनाब इमरान खान के। वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हमने आपसे शेयर किए, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। अब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो ख़यालात थे, वो यकसर बदल गए हैं। अब वो JIT की हिमायत में सामने आ रही है। JIT के हवाले से उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको कि इस प्रोसेस पे कोई शक नहीं था, वो अब शदीद एतराज़ात कर रही है, JIT पे कर रही है, JIT के हवाले से कर रही है, इसके मेंबरान के हवाले से, सलाह इसकी प्रोसीजर्स के हवाले से। और इस वक्त शदीद दबाव में है JIT इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई पोजीशन JIT के हवाले से, और हमने कहा था आपसे, क्योंकि हमारी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से बात हुई थी कि हम PTI का मौक़िफ़ हासिल करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब। ये बताइएगा कि बड़ा वक्त तेज़ी से बदला है, यही JIT थी, यही जब इसका ऐलान हुआ था, आप लोगों के बड़े कड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई इसमें कोई इससे कोई रिजल्ट निकलेगा, लेकिन अब आपको लगता है कि भरपूर कॉन्फिडेंस आ गया है, तमाम वो जो आपके खदशात थे वो दूर हो गए हैं, अब आप JIT की बड़ी शदीद हिमायत कर रहे हैं और आपके तमाम जो रिजर्वेशन है वो अब दूर हो गए ना अब आपके? मैं समझता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो प्रोसेस के एतबार से थे। मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा ये कहा, बल्कि हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है कोई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NAB फेल हो चुकी है, FBR ने तहकीकात नहीं की, स्टेट बैंक ने नहीं की, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की, और मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब ये इशू रेज़ किया था तब भी इन लोगों ने आकर यही कहा था कि जी हमें अहकामात नहीं है और हम मजबूर हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो सुप्रीम कोर्ट को भी थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसेस बनाया। हमारा कहना यह था कि मामला ओपन रखो, मामला पब्लिक में ओपन रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो तो ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो JIT तहकीकात नहीं करेगी, क्योंकि उन्हीं इदारों के लोग यहाँ पर हैं। अब ISI का एक आदमी है, अब MI का एक आदमी है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया के अंदर भी पनामा के हवाले से जो तहकीकात हुई, और जजेस ने अपने कमेंट्स के अंदर, अपने वर्डिक्ट के अंदर ये बात डाली है, रेफरेंस दिया है इंडिया के अंदर के रॉ भी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। तो हम समझते हैं कि वो मुनासिब था। दूसरे सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कॉरपोरेशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को खुद चुना, तो लिहाजा वो जो बायस था, जो इन इदारों के जो चीफ हैं वो कर सकते थे, वो बायस भी नहीं रहा। बजा डॉक्टर साहब, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं ये लूँ आपकी जानिब से कि अब मुस्लिम लीग नून को जो एतराज़ हो ना हो, PTI समझती है कि ना PTI को JIT की कॉम्पिटेंस पे कोई एतराज़ है, ना इसकी इंडिपेंडेंस पे कोई एतराज़ है, ना इसकी ऑब्जेक्टिविटी पे एतराज़ है। अब PTI का फुल कॉन्फिडेंस है JIT पे। देखिए, JIT के मेंबर्स की कॉम्पिटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैं उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से बोलूं। मैंने तो सिर्फ एतराज़ात सुने, मैंने तो एक रिपोर्ट का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। मुझे तो अभी ये कुछ नहीं मालूम कि इनकी कॉम्पिटेंस क्या है। मैं ट्रस्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने ऐसे मेंबरान को चुना होगा, देखा होगा जो फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर, वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर कॉम्पिटेंस अख्तियार करते होंगे और रखते होंगे। मेरा कॉन्फिडेंस तो जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का एक लफ्ज मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो इन लोगों के सिर्फ एतराज़ात पर बयानात दे रहा हूं, और मैं समझता हूं कि इनके एतराज़ात गलत हैं। और मैं ये जानता था पहले भी JIT बनने से पहले कि जो इनके पास सबूत नहीं है, और कतरी खत गायब होने के बाद तो बहुत बड़ा क्राइसिस है इनके लिए। जजेस ने बार बार कहा है कि कतरी खत अगर निकल गया तो इनके ये तो धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। मुझे सिर्फ ये ऑन रिकॉर्ड ये बता दीजिए कि अब JIT के बारे में साहब कह रहे हैं कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है, ये अच्छा काम कर रही है, ये सब कुछ कर रही है। क्या मैं अब ये असूम करूंगा अब ये JIT जो रिपोर्ट देगी उस पर आपका कॉन्फिडेंस होगा, आप उसको मान लेंगे? मैं कहता हूं इम्कान ही नहीं है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो इट विल बी ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा कि क्यों आई है। रिपोर्ट के अंदर कोई मवाद होगा, हम कन्विंस होंगे तो जरूर यकीनन फैसला करेंगे। भाई साहब, हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलेंगे, बट रिपोर्ट तो आने दें। आप हाइपोथेटिकली मुझसे जवाब ले लें, मैं तो कन्विंस्ड हूं कि ये गए, इनके पास कुछ है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के अपने बयानात, अपने जजमेंट के एतबार से गए, क्योंकि इन सवालों का अगर मनी ट्रेल ये फराहम नहीं कर सकते तो देयर गॉन एंटिटी। कतरी खत के अंदर अगर कतरी का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता तो सारे जजेस ये कह चुके हैं, जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि अगर ये ही कैन नॉट कम फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपका बेसिस ही खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी।
अपनी राय दे रहे थे GIT की करंट स्टेटस के हवाले से। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ गए हैं पाकिस्तान और भारत एक साथ शंघाई ताउन तंजीम SCO शंघाई कोऑपरेशन जो की तंजीम है इसके मेंबर्स बन रहे हैं और इस हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि ये तंजीम एंटी टेररिज्म के हवाले से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करती है और इसमें अब ये इत्तलात आई हैं कि जो अगली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी उसे भारत और पाकिस्तान भी ज्वाइन करेंगी। गोया कि पाकिस्तान और भारत की अफवाज के हिस्से मिल के किसी इंसदाद दहशतगर्दी की एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। जॉइंट ये शायद एक तारीखी बात होगी, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। खित्ते के हवाले से एक बहुत अहम पेशरफ्त हो रही है। उस पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ आज शंघाई ताउन तंजीम के 17वें इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान पहुँचे हैं। ये बहुत अहम इजलास है क्योंकि इस इजलास में पाकिस्तान और भारत को एक साथ शंघाई कोऑपरेशन तंजीम की मुस्तकिल रुकनियत दी जा रही है। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि ये वो तंजीम है जिसके 2 कलीदी रुकन रूस और चीन हैं और इसके अलावा 4 वस्ती एशियाई रियासतें हैं। अब पाकिस्तान और भारत को एक साथ इसकी मेंबरशिप दी जा रही है जिसकी कई हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो अभी हम आगे चल के बताएंगे। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और ये बहुत अहम इसलिए भी बात है कि रूस पाकिस्तान के दरमियान खित्ते की मखसूस सूरत हाल के हवाले से मुसलसल ताउन नज़र आ रहा है और पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई ताउन के हवाले से भी कई अहम संगे मील हैं जो पिछले चंद महीनों में अबूर किए गए हैं। अब हो रही है वज़ीर आज़म की बराह रास्त मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। ये बात भी है कि इस मौके पे भारत के का भी एक बड़ा अहम वहाँ मौजूद होगा। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी हैं और ये भी है कि इस मौके पे पाकिस्तान और भारत के वफूद जाहिर है कि एक दूसरे के साथ होंगे, मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन बहरहाल एक गैर रस्मी मिलाप का ये बड़ा अहम मौका है जो सामने आएगा क्योंकि अभी फ़िलहाल ये कहा गया है कि काज़ाकिस्तान में जनाब नवाज शरीफ और मोदी की कोई रस्मी मुलाकात फ़िलहाल तय नहीं है। एक बहुत अहम और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिवायती हरीफ 3 जंगें लड़ने वाले पड़ोसी मुल्क और एक दूसरे पर सरहद से दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले पाकिस्तान और भारत अब शंघाई तंजीम के प्लेटफॉर्म से एक साथ जुड़ रहे हैं। और एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है कि ये तमाम तंजीमें जो हैं इनकी अफवाज, इनकी एलिट फोर्सेस जो हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका फौजी मशक़ें करती हैं। अब ये बताया गया है कि इन अगली जो इस हवाले से मुश्तरका फौजी मशक़ें होंगी इसमें पाकिस्तान और भारत की अफवाज भी हिस्सा लेंगी। गोया कि मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान और भारत की अफवाज इसका हिस्सा बनेंगी और इंसदाद दहशतगर्दी की मिलिट्री एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेंगी जो यकीनी तौर पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान और भारत की अफवाज एक साथ किसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज का हिस्सा बने। हमें नहीं पता है कि इस हवाले से इससे पहले कोई चीज़ इस किस्म की हुई है या नहीं हुई है। इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी ने जो साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, इन मामलात के एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब फरमाइएगा, ये SCO में एक साथ जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत, इसमें चाइना है, रशिया है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सार्क में तो भारत की बिल्कुल डेफिनेट एक डोमिनेंस है, लेकिन ये रशिया चाइना के साथ फिर पाकिस्तान और भारत को एक साथ जुड़ना, इसके क्या आप असरात देख रहे हैं पूरे खित्ते के हवाले से? देखें जी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक पेशरफ्त है। एक तो ये कि इसकी लीडरशिप जैसे आपने कहा वो चूँकि चीन और रूस के हाथ में है और चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। उसके अलावा मेरे ख्याल सकाफती तौर पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा जोड़ जो है वो बाकी सब के मुकाबले में ज़्यादा है। और भारत के साथ कहीं भी अगर हम हों तो मेरा ख्याल हमने तो कभी इतराज़ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का तो बड़ा सिंपल ये मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से एक न्यूक्लियर पैरिटी है, दोनों नेबर्स हैं, कोई जंग के इम्कानात तो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो हमें तो बातचीत के अलावा और कोई चाराकार है ही नहीं। तो अगर किसी भी तरीके से अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि ये हर सूरत में खुश आइंद बात है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि फ़ौजों का इकट्ठे होना, इससे पहले सिर्फ ये है कि UN मिशंस में ऐसा 12 होता है
कि हिंदुस्तानी ऑफिसर्स और पाकिस्तानी ऑफिसर्स कहीं, लेकिन जनरल साहब ये मामला जो है ना, ये है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और एंटी टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइजेज में दोनों का मिलना, ये इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। मतलब इसकी सुनने में ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि इंडियन पाकिस्तानी एलिट ट्रूप्स मिले फॉर जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज। देखें जी, अगर इससे कोई बर्फ़ पिघलती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि बल्कि अच्छा है, हिंदुस्तानी फ़ौज को हमारा पता चलेगा, हमारी फ़ौज को उनका पता चलेगा, और मुझे यकीन है कि इससे जो है ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उसमें कोई तामुल वाली बात नहीं है। मुझे इसमें अच्छाई ही नज़र आती है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये जो रशिया के साथ हमारी इस वक्त इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और फिर तवील अरसे के बाद अब ये हो रहा है कि समिट लेवल की मीटिंग हो रही है, व्लादिमीर पुतिन से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मीटिंग हो रही है, और जाहिर है कि चाइना भी साइड लाइन्स पर मौजूद है, मोदी भी वहाँ पर है, इंडियंस भी हैं। ये रशिया पाकिस्तान का जो ये डेवलपमेंट्स हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, आप देखें कि एक तो ये है कि जब से मोदी साहब ने अमेरिका की तरफ पिंगें बढ़ानी शुरू की हैं तो रूस को थोड़ा खफगी तो है ना उसमें। उसके अलावा रशिया और पाकिस्तान दो अहम चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। एक तो ये CPEC के थ्रू जो रशिया इंडियन ओशन में आना चाह रहा है, उस पर तकरीबन रजामंद हैं दोनों साइडें, और अभी इस पर जब प्रॉपर मुआहदे हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और दूसरी बात यह है कि अफ़गान तालिबान को ये दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि उनको मेन स्ट्रीम में बाकी लोगों के साथ बातचीत पर आमादा करें। तो ये मेरा ख्याल 2-3 इंटरेस्ट ऐसे हैं। फिर हम काफ़ी उनसे हेलीकॉप्टर्स खासकर और टैंकों के इंजन्स, इस किस्म की चीज़ें हम रशिया से लेते रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान का आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की तरफ जाना, मेरा ख्याल ये कि अब ये जो कुदरती ब्लॉक है पाकिस्तान का, वो खुद ब खुद मारदे वजूद में आ रहा है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिनके साथ हमारे सकाफती तल्लुकात बड़े गहरे हैं, फिर वो लैंड लॉक्ड हैं, उनको हम रास्ता दे सकते हैं अफगानिस्तान के थ्रू, चाइना के थ्रू। फिर चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, रूस जो है कुदरती तौर पे हमारे उनके साथ इंटरेस्ट मुंतबिक हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। सिर्फ इसमें 1-2 प्रॉब्लम है। मसाइल ये है कि जब डॉलर्स की खुशबू है वो हमें एक दूसरी तरफ खींच लेती है। हमने जितना कर्जा लिया हुआ है, वो कर्जा मिला हुआ है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, उन सब के ऊपर अमेरिका का असर रसूख है। तो वो एक बोझ है हमारे ऊपर। इधर से ये CPEC है, तो हमने इसको बैलेंस करके मेरा ख्याल है कि ये जो अभी पेशरफ्त हो रही है ये बहुत खुशाइंद है और हमें इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको फुल्ली अप्रूव कर रहे हैं। जनरल नईम खालिद लोदी कहते हैं कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान और भारत एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ बैठेंगे, एक साथ ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। और इस हवाले से रशिया और पाकिस्तान के भी जो मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ रहे हैं ये भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी दौरान अमेरिका में ये खबर शाया हुई है और ये कहा गया है, अमेरिकी कांग्रेस में पेंटागन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान में फौजी अड्डे कायम करना चाहता है, जबकि चीन ने इसको यकसर मुस्तरद किया है। मुस्तरद ज़रूर किया है, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान और चीन की जो फ़ौजों के ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं और वो कई मकामात पे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। इसकी बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की फ़ौजी ताल्लुकात के हवाले से छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल बात हो रही थी पाकिस्तान और भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने जा रहे हैं। रूस और चीन के साथ पाकिस्तान और भारत इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट है और ये खित्ते के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें बहुत ही क्रिटिकल बात है। बैकग्राउंड में CPEC का भी मंसूबा है। चीन की इस खित्ते में दिलचस्पी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से चीन के ताल्लुकात ये मुसलसल बढ़ रहे हैं और इसकी शायद मगरिब में परेशानी है। और इसकी बहुत अहम इससे मुंसलिक एक खबर है जो सामने आई जिसमें कहा यह गया कि पेंटागन की जानिब से एक रिपोर्ट में कांग्रेस को बताया गया कि चीन पाकिस्तान में दिफाई अड्डे कायम करने जा रहा है। चीन ने पेंटागन की जानिब से पाकिस्तान में चीनी फौजी अड्डे कायम करने के दावे को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पेंटागन ने ये बात, जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिकी कांग्रेस में कही थी और कहा था कि जिबूटी में चीनी नेवल बेस के बाद चीन अपने दोस्त और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वाले ममालिक में फौजी अड्डे बनाएगा जिनमें पाकिस्तान शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान ने बाकायदा कहा कि अमरीकी महकमा दिफा की क़यास आ रही गैर जिम्मेदाराना और गलत
गलत अंदाजों पर मबनी है। चीन खित्ते में अपनी अफवाज या दफाई असर रसूख नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि खित्ते में अमरीकी अफवाज की बिला दरेक मौजूदगी और जासूसी से सूरत हाल में कशीदगी पैदा हो रही है। चीन पाकिस्तान में फौजी अड्डे कायम नहीं कर रहा, मगर पाक चीन फौजें मुश्तरका तौर पर बहुत कुछ साथ कर रही हैं, क्योंकि फ़िलहाल पाकिस्तान की तवज्जो अफगान सूरत हाल पर है। गुज़िश्ता चंद दिनों में तकरीबन एक हफ्ते के दौरान 2 मरतबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत कर चुके हैं। इजलास में ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने अफगान सूरत हाल के हवाले से, वहाँ जो डेस्परेशन है अमरीकी अफवाज में अफगान सूरत हाल अफगान की हुकूमत के हवाले से, उस पर बड़ी बारीक बीनी से गौर किया है और जो भी ख़तरात हैं उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तैयारी का भी जायज़ा लिया है। इन पूरे मौज़ूआत पे, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर के मुमताज़ एनालिस्ट एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये बताइएगा कि पेंटागन ने बाकायदा US कांग्रेस में एक रिपोर्ट पे कहा है कि चीन अपनी अब मिलिट्री प्रेजेंस पाकिस्तान में लाना चाहता है, मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता है और यहाँ पे फौजी अड्डे बनेंगे और चीन के लिए पाकिस्तान एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फौजी आउटपोस्ट बनने जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर चाइना का, अब आप देखिएगा नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जॉइंट एक्सरसाइजेज एंड जॉइंट हमारी वहाँ पे ट्रूप्स जो हैं वो जॉइंटली उस जगह को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं और सर्वे भी करती हैं और वहाँ पे पेट्रोलिंग भी है, जॉइंट पेट्रोलिंग भी है। तो एक खित्ते में ये ज़रूर होगा और हमारे इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम लोग इस तरह कर रहे हैं, जब तक हमारा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल क्लियर हैं कि किस तरह कौन क्या कर सकता है और किसकी कहने पे क्या चीज़ की जाएगी। जब तक ये चीज़ें क्लियर हैं, आई थिंक इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। एम साहब, ये पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 बार हमारी डिफेंस जो कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, उसकी भी 2 बार मीटिंग हुई है, एक और कमांडर्स की मीटिंग हुई है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में हमारे ख्याल ये है कि वहाँ बहुत डेस्परेशन है, हुकूमत में भी अफगान और अमरीकी फ़ौजों में भी, और कोई भी एक शरारत हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। क्या आपके ख्याल में इस थ्रेट परसेप्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिएगा कामरान साहब, सिक्योरिटी सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान में है वो बहुत अलार्मिंग है, हमारे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लिए। मगर जिस तरह की उसका अफ़गानिस्तान के अंदर रिएक्शन हो रहा है कि जो चीज़ भी हो रही है वो 1 घंटे या 2 घंटे में कहते हैं कि ये पाकिस्तान और ISI ने कराई है। ये चीज़ें जब आदमी देखता है कि जिस तरह पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है और पाकिस्तान के ख़ास करके जब पार्टिसिपेशन भी हो रही है, जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसमें कोई 20 मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें भी पाकिस्तान का नाम लेके कहा गया हमारी अपनी प्रेजेंस में कि ये पाकिस्तान ने ही कराया है। अब ये इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उसके साथ ज़रूर अलार्म यहाँ पे होता है कि ये किस तरह इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि हम लोग उनके हर एक चीज़ को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए वहाँ पे क्वेश्चन ये रेज़ किया गया कि पाकिस्तान चाहता क्या है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान चाहता है उसको हम लोग पूरा करें। पाकिस्तान कोई चीज़ ख़ास नहीं चाहता है, कोई पाकिस्तान चाहता है कि एक अफ़गानिस्तान स्टेबल अफ़गानिस्तान हो, इंटरनली और एक्सटर्नली सिक्योर अफ़गानिस्तान हो, जिसकी अच्छी मईशत हो, जिसके अंदर करप्शन ना हो, जिसकी अपनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो और इम्पॉर्टेंटली ऐसा हो जिसके अंदर वो अपना निज़ाम खुद चला रहे हों, बाहर के लोग और बाहर की क़ुव्वतें उसका निज़ाम ना चला रही हों। पाकिस्तान की इससे ज़्यादा और कोई डिज़ायर नहीं है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए भला चाहता है, हर किस्म की उसकी मदद करना चाहते हैं और हर किस्म की मदद भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे वही सूरत हाल जो धमाका खेज सूरत हाल है, कराची की कैफियत, कराची की टूटी हुई सड़कें, कराची के कूड़े के ठेके, कराची में पानी का ना होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना, कराची की तबाह कुन सूरत हाल और फिर यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों का बेख्तियार होना, कराची के मेयर के पास 0 इख्तियार होना। और अब जब ये कराची की मुंतखब हुकूमत अपना बजट देने जा रही है, उसके पास 1 अरब रुपए भी नहीं है और ये उस शहर के लिए हो रहा है जिस पर हुकूमत सिंध जिसको इस अंदाज से इस्तेमाल कर रही है। कल हमने आपको बताया था कि कराची के एक खित्ते की एक टुकड़े को 5 एकड़ ज़मीन को जिसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 12 से 14 अरब रुपए है, उसे 8 करोड़ रुपए में दे दिया गया है। इस तरह से कराची के सरमाए को, असासों को
लूटा जा रहा है, लुटाया जा रहा है। मुंतखब हुकूमतें रो रही हैं कि उन्हें पूरे 1 साल के लिए 1 अरब रुपया भी नहीं दिया गया है। ये वाकई धमाका खेज सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। कल इस हवाले से बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, तमाम मुंतखब नुमाइंदे सिंध असम्बली के सामने बैठ जाएंगे। ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी हुकूमत के लिए अगर वो इसको समझे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के साथ। कल हमने आपके सामने उस स्कैंडल की तफसीलात रखी थी जिसके ज़रिए कराची के लिए बागात, कराची में बागात के लिए मुख्तसर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के लिए मुख्तसर ज़मीन जो है वो बेची जा रही है। बेची क्या जा रही है, बल्कि पौने पौने भी नहीं, बल्कि डस्ट के ज़मीन की जो मिट्टी की कीमत होती है उस हवाले से उसको बेचा जा रहा है। हमने आपको बताया कि इसी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ज़मीन जो कि कराची के उस इलाके में है, जो कि कराची के सफारी पार्क का इलाका है, महंगा तरीन कराची का इलाका है। इसमें 5 एकड़ ज़मीन 6 करोड़ रुपए के चालान के एवज रेगुलराइज कर दी गई है। इसकी मार्केट कीमत कोई 12 से 14 अरब रुपए है। ये हो रहा है इस शहर के साथ जिसमें ना सड़कें हैं, ना कचरे के ढेर उठाने का इंतज़ाम है, जहाँ की सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पीने का पानी नहीं है और सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई बड़े मंसूबे नहीं बन रहे। वहाँ पे असासों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने कल आपको बताया था कि सिर्फ अगर किसी टुकड़े की अवामी नीलामी कर दी जाए तो कराची को 100 अरब रुपए मिल जाएंगे और ये कराची के दिलदर दूर कर देंगे। और इसी सूरत हाल में ये डेवलपमेंट है कि कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो कराची की मुंतखब हुकूमतें हैं, ये पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर जानती है कि यहाँ की मुंतखब हुकूमतें, कराची जैसे शहर का मेयर दुनिया का सबसे बेइख्तियार मेयर है। ना इख्तियारात हैं, ना रिसोर्सेज हैं, ना वसाइल हैं, ना सरमाया है। और अब जबकि बजट सामने आ रहे हैं, कराची की मुंतखब हुकूमत के पास कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टुकड़ा जो जिसकी कीमत 12 अरब रुपए है वो 6 करोड़ रुपए में दे दिया गया है, लेकिन पूरे कराची की हुकूमतों को 1 अरब भी नहीं दिया गया है। और इस हवाले से कल एक बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। कराची के तमाम मुंतखब नुमाइंदे जाएंगे, सिंध असम्बली पहुँचेंगे, तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी, ANP भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, PTI भी, तमाम सियासी जमातें जाएंगी। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली शामिल नहीं है। धरना देंगे, मगर हमें नहीं पता कि इस धरने के नतीजे में क्या उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कराची वालों की जो सूरत हाल है वो हर सूरत में एक टिकिंग बॉम्ब है। ये टिकिंग बॉम्ब है कराची की जो कैफियत है। इस हवाले से बात करते हैं। कराची के इंतहाई बेइख्तियार मेयर जनाब वसीम अख्तर हमारे साथ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे बेइख्तियार मेयर है, ना कोई रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल हैं। बताइए वसीम अख्तर साहब, क्या चाहिए आपको जो कि आपको नहीं मिला है? इस शहर में तो एक टुकड़ा ही यहाँ का जो है, यहाँ का 1 एकड़ ज़मीन जो इस इलाके, ऐसे इलाके की भी जो है वो कई अरब रुपए की है, तो आप क्यों तरस रहे, क्या मसला है? कामरान भाई, बिल्कुल आपने जो एक्सप्लेन किया है कराची की सिचुएशन को, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने इस नए बजट में एक तरीका होता है कि बल्दिया जो है वो प्रोविंशियल ADP में अपनी स्कीमें देती है। हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैंने 6 डिस्ट्रिक्टों से उनकी स्कीमें ली। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो अवाम सहूलत के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक स्कीमें देते हैं। इसमें वो डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी के भी हैं, उनकी भी स्कीमें दी मैंने। 6 डिस्ट्रिक्ट की स्कीमें दी जो कि 143 बनी स्कीमें, एक भी अप्रूव नहीं की इन्होंने, एक भी। इसमें पीपल्स पार्टी की भी थी। अब कराची के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हमने ये स्कीमें दी थी। कहीं सीवरेज है, कहीं सड़क है, कहीं कोई मसला है, कहीं कोई मसला है। मगर पॉइंट बताना ये चाह रहा हूँ, कराची से इनके बजट में जो इन्होंने बजट दिया है सिंध गवर्नमेंट ने, वो 244 बिलियन डेवलपमेंट का बजट है सिंध का। इनका 244 बिलियन। कराची को 40 बिलियन भी पूरा नहीं मिल रहा, इनके किताब से बता रहा हूं मैं। KMC को 1 बिलियन ओनली। 244 बिलियन जो डेवलपमेंट का बजट है। मजे की बात कामरान भाई ये है कि कराची से टैक्स जो कलेक्ट करते हैं ये वो है 185 बिलियन और टोटल टैक्स।
और सॉरी सिंध से 185। आप सिर्फ सिंध का कह रहे हैं ना, जो विफाक यहाँ से लेता है उसको तो आप काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें ना? जी बिल्कुल, मैं तो सिर्फ सिंध का कह रहा हूँ, मैं वफाक की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सिंध का, जो सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो है 185 बिलियन फ्रॉम सिंध। 150 बिलियन कराची देता है, ये इनका फिगर बता रहा हूं मैं। 150 बिलियन कराची देता है आउट ऑफ 185 बिलियन। केएमसी के लिए 8 बिलियन, कराची के लिए 8 बिलियन वापस दे रहे हो आप। मतलब क्या कर रहे हैं पूरे सिंध को? मगर वसीम भाई वो तो ये कह रहे हैं कर लो जो करना है। हाँ ऐसे ही करेंगे, जाइए कर ले आप। हाँ देखिए, आप अवाम भी देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं जो हो सकता है वो कर रहा हूँ। मैं कोर्ट भी लेके जा रहा हूँ इनको, हर चीज कोर्ट में लेके जा रहा हूँ। कोर्ट इनको डायरेक्शन भी दे रही है बैड गवर्नेंस के हवाले से, इंस्ट्रक्शंस भी दे रही है, इनके नोटिफिकेशन विड्रॉ भी करवा रही है, कर रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया हूँ अपनी पिटीशन लेके 140A आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और इंशाल्लाह देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट है। और मुझे पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कराया था और सुप्रीम कोर्ट ही अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात बहाल करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अभी आप कल क्या करने वाले? कल का क्या प्लान है? देखिए, सारी जमातें जो हैं वो मेरे साथ हैं, जो हमारे काउंसिल के अंदर हैं। PTI है, नून है, इस्लामी है, JUI है। हम कल इनके सामने जाके पुरअमन हम एहतजाज करेंगे कि कराची के लिए 1 बिलियन सिर्फ, जो कि आपका पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान चलाता है, डेवलपमेंट की मद में हमारे हिस्से में 40 बिलियन भी नहीं आया। 244 बिलियन आपने बजट में डाले हैं डेवलपमेंट के। मतलब कि क्या मजाक कर रहे हैं। और जो ये शो कर रहे हैं ना कामरान भाई, ये जो CM साहब कह रहे हैं हमने 70 बिलियन दिए, ये तो देने ही थे इनको। ये तो ऑनगोइंग मैचिंग ग्रांट्स हैं। ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ S3 के लिए और K4 के लिए दिए हैं, और जब फिर सिंध असेंबली के पैसे ये दिखा रहे हैं, सिंध असेंबली में खर्च किए हैं, लॉ एंड जुडिशरी में खर्च किए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर मेयर कराची हमारे साथ है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।